बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी फ़ाइन। अच्छा जी, हमने आज अपना लेक्चर नंबर 6 देखना है। इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर कोर्स में हमने आज अपना लेक्चर नंबर 6 देखना है और हमारा 6th लेक्चर है अबाउट प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होता है आज हम कम्प्लीटली ये सीखेंगे। प्रोनाउन स्टूडेंट, प्रोनाउन होता है जी ऐसा वर्ड जो कि हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रो का मतलब होता है फॉर एंड नाउन मीन नाउन। नाउन की जगह पे फॉर नाउन मीन नाउन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड या नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला जो वर्ड है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब प्रोनाउन बहुत सारे होते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से प्रोनाउन हैं। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आई, यू, वी, दे, ही, और फिर आगे भी हैं कुछ। हाँ जी, दोबारा देखें, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, ये जो हैं ये भी प्रोनाउंस हैं। मी, यू, अस, देम, हिम, हर एंड इट, ये भी प्रोनाउंस हैं। ठीक है, फिर आगे फर्दर हम लोग देखें तो माई, योर, आवर, देयर, हिज, हर एंड इट्स, ये भी प्रोनाउंस हैं। माइन, योर, आवर्स, यहाँ पे यूअर्स होगा। ठीक है, देयर्स, हिज, हर्स एंड इट्स, ये भी सारे प्रोनाउंस हैं। मज़ीद भी प्रोनाउंस हैं। यूअर सेल्फ, माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये भी प्रोनाउन है। आगे जी, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये भी प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हु, होम, हुज, व्हाट एंड विच, ये सारे भी प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट हैं हु, होम, हुज, दैट एंड विच, ये पीछे वाले सारे वही हैं। यहाँ पे व्हाट था, यहाँ पे दैट आ गया, ये आगे एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ये सारे भी प्रोनाउंस हैं। मज़ीद ऑल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, एनीबडी, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, समवन, एनीवन, सम एंड सेवरल, ये सारे भी प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास आ जाता है ईच अदर एंड वन एंड अदर, ये भी प्रोनाउंस हैं। और मज़ीद हैं ईच अदर, वन एंड अदर, ये आ गए थे हमारे पास। और उसके बाद यहाँ तक ये सारे जो थे ये प्रोनाउंस थे। प्रोनाउंस की डिफरेंट मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताई। अब हम ये देखते हैं कि हम इनको कैटेगराइज कैसे करते हैं, कैसे हम इनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं तो ये सारे के सारे प्रोनाउंस, लेकिन मैंने इनको डिफरेंट कलर्स से क्यों शो किया है, क्योंकि इनके नेम डिफरेंट हैं। जैसे कि आपके पास जो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट हैं, एंड मी, यूअर, अस, देम, हिम, हर एंड इट, ये सारे जो हैं इनको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, इन पर्सनल प्रोनाउंस के आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट जो हैं ये सब्जेक्ट फॉर्म है इनकी, और मी, यू, अस, देम, हिम, हर एंड इट, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है इनकी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस जो हैं ये मालिकियत शो करते हैं किसी की। मीन कि अगर मेरी कोई चीज़ है तो मैं उसकी मालिक हूँ, तो मैं अगर कुछ कहूँगी उसके बारे में तो वो मेरी मालिकियत ज़ाहिर होगी उस सेंटेंस में। जैसे मैं कहूँ कि ये मेरी किताब है, दिस बुक इज़ माइन, तो माइन जो है ये क्या है, ये पोजेशन शो कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, ये पोजेसिव प्रोनाउन है, मीन मालिकियत शो करेगा। माई, यूअर, आवर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये भी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। माइन, यूअर, आवर्स, देयर्स, हिज, हर्स एंड इट्स, ये भी पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, यहाँ पे यूअर्स आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप आ जाती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, मतलब जैसे रिफ्लेक्शन शो करते हैं। माई सेल्फ, यूअर सेल्फ, यूअर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, देम सेल्व्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ, ये जो सारे हैं ये हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोस्ट्रेटिव मीन के पॉइंट आउट करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना। अगर तो वो करीब की चीज़ है तो हम कहेंगे दिस, और अगर वो चीज़ दूर की है तो हम कहेंगे दैट। दिस मीन ये एंड दैट मीन वो। दूर की चीज़ के लिए हम वो का वर्ड यूज़ करते हैं, मीन दैट, और करीब की चीज़ के लिए हम दिस कहेंगे, मीन ये। ठीक है, ये सिंगुलर हो जाएंगे यानी कि एक चीज़ के लिए, और ज़्यादा चीज़ें हैं तो दिस की जगह पे हम कहेंगे दीज,
और दैट की जगह पे वो दूर वाली चीज़ें लेकिन वो ज़्यादा हैं तो दैट की जगह पे दोज कहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो कि पॉइंट आउट करते हैं किस चीज़ को। नेक्स्ट हैं जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये जैसे कि क्वेश्चन के टाइप के मीन के हम किसी के बारे में कुछ पूछते हैं तो फिर हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होंगे, हु, होम, हुज, व्हाट, विच। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस जो कि रिलेट करते हैं, जो दो चीज़ों का मवाजना, कंपैरिजन, दो चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक़ ज़ाहिर करें तो उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, हु, होम, हुज, दैट एंड विच। ठीक है, इनको हम सेंटेंसेस में देखेंगे ना, फिर आपको क्लियर हो जाएगी बात प्रैक्टिस के सेंटेंसेस में। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आपके पास आल, एनी, ईच, फ्यू, मैनी, एनीबडी, समबडी, एनीथिंग, समथिंग, समवन, एनीवन, सम एंड सेवरल आ जाते हैं। लास्ट में हमारे पास आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो हैं ईच अदर एंड वन अनदर हैं, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है कि ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं ये कभी भी यूज़ नहीं होते सिंगुलर नाउन के साथ। नॉट यूज्ड विद सिंगुलर प्रोनाउन, नाउन नहीं प्रोनाउन आएगा यहाँ पे। दीज आर नॉट यूज्ड विद सिंगुलर प्रोनाउंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि हमारे पास क्वेश्चन हो, सॉरी एक सेंटेंस हो, दे बिलीव ईच अदर। दे बिलीव ईच अदर, इस सेंटेंस को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे दे आया है। दे क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, सिंगुलर नहीं है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ही बिलीव ईच अदर तो ईच अदर मतलब एक दूसरे पर, तो वो एक दूसरे पर यकीन करता है तो ये तो कोई फिक्र नहीं होगा ना, वो अकेला है, एक है। तो सिंगुलर प्रोनाउन के साथ ये ईच अदर एंड वन एंड अदर जो हैं ये यूज़ नहीं होते। मीन के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जो हैं वो हमेशा प्लूरल प्रोनाउन के साथ यूज़ होते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम अब प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। यहाँ पे एक और बात हमारे माइंड में आनी चाहिए कि हम प्रोनाउंस को क्यों स्टडी करते हैं, प्रोनाउंस की क्या ज़रूरत है। ठीक है, प्रोनाउंस को हम इसलिए स्टडी करते हैं कि अगर हम कोई स्पीच लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच है ना, तो हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें अगर हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि अली इज़ ए गुड बॉय, अली इज़ वेरी पंक्चुअल। ठीक है, तो इसमें आप देखें अगर मज़ीद मैं इसके सेंटेंसेस लिखूँ, मैं लिखूँ कि अली गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अली गोज़ टू स्कूल डेली, अली ऑफर्स द प्रेयर 5 टाइम्स अ डे। इस तरह के कुछ 5-6 सेंटेंसेस लिख लूँ तो उसमें मैं बार बार अगर अली बोल रही हूँ तो सुनने वाले को भी ठीक नहीं लगेगा और लिखने में भी ये चीज़ ठीक नहीं लगेगी। तो हम अली को रिपीट नहीं करेंगे बल्कि अपनी स्पीच में जिस भी पर्सन की बात कर रहे हैं उसकी जगह पे हम कोई एक वर्ड यूज़ कर लेंगे। जैसे अली है वो लड़का है तो उसके लिए हम ही यूज़ करेंगे, ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली। ठीक है, इस तरह तो ही को हमने अली की जगह पे यूज़ किया। अली क्या था, नाउन था, नाउन की जगह पे हमने जो वर्ड यूज़ किया उसे हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। ठीक है, तो अब आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि प्रोनाउन को हम क्यों स्टडी करते हैं, इसकी क्या ज़रूरत है। नाउन की रिपीटेशन को इग्नोर करने के लिए, बार बार नाउन को इस्तेमाल ना करने के लिए उसकी जगह पे कुछ वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं नाउन्स की जगह पे, तो उनको हम प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, मज़ीद हम प्रैक्टिस की तरफ आते हैं। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, आपने मुझे बताना है कि इनमें से ये जो प्रोनाउंस लिखे हुए हैं, दो प्रोनाउंस लिखे हुए हैं विद स्लैश, आई मी लिखा हुआ है यहाँ पे, मज़ीद जो है यहाँ पे भी आई मी लिखा हुआ है। इसी तरह सब सेंटेंसेस में ना प्रोनाउंस दो लिखे हुए हैं। अब आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोनाउन ठीक है।
हम इस सेंटेंस में कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जो इनकरेक्ट होंगे या करेक्ट होंगे, तो आपने मुझे बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट आप मुझे कैसे बताएंगे, आपने ऐसा करना है, जब मैं बोल रही होंगी तो साथ में फ़ौरन से अपने माइंड में सोचना है क्विकली कि ये सेंटेंस ठीक है या नहीं, या इसमें ये ऑप्शन ठीक होगा या ये ऑप्शन ठीक होगा। आपने अपने माइंड में फ़ौरन सोच लेना है, ठीक है, ताकि मेरे आंसर बताने से पहले आप अपने माइंड में क्वेश्चन को सोच चुके हों कि सही है, ये चीज़ ठीक है। फिर जब मैं आपको बताऊंगी तो आपने अपने आंसर को टैली कर लेना है कि सही है, आपका आंसर अगर ठीक है तो वेल एंड गुड है, अगर ठीक नहीं है तो आप लोग अपनी करेक्शन कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट सेंटेंस है, लेट यू एंड आई और मी गो देयर। लेट यू एंड आई और मी गो देयर, तो लेट यू एंड आई आएगा या यू एंड मी आएगा, यहाँ पे आप सोचें। चलें जी, मैं बता देती हूँ, लेट यू एंड मी आएगा, लेट यू एंड मी गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, बिटवीन यू एंड आई और मी ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन। बिटवीन यू एंड आई और मी ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन। अब आप मुझे बताएं कि आई और मी में से यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ होगा। बिटवीन यू एंड आई होगा और बिटवीन यू एंड मी होगा, तो यहाँ पे भी मी यूज़ होगा, बिटवीन यू एंड मी। अब याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस में मी क्यों यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुए हैं ना, स्टार्टिंग में एक वर्ड यूज़ हुआ है लेट और दूसरा वर्ड यूज़ हुआ है बिटवीन। तो जहाँ पे जिन भी सेंटेंसेस में लेट या बिटवीन का वर्ड यूज़ हो जाएगा, तो आप लोगों ने याद रखना है कि वहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन यूज़ हो रहा है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। आई जो है ना, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और मी जो है उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो वहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होगी। यहाँ पे मैंने फर्स्ट में लिखा हुआ भी है, ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ना, इनकी एक सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है। जैसे आई है तो आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होती है, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म अस है, दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम, ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम है, शी की हर है और इट की इट है, ठीक है। तो जहाँ पे लेट या बिटवीन के वर्ड्स आ जाते हैं सेंटेंसेस में, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ होनी है प्रोनाउन की। अब नेक्स्ट जी हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ अस और बोथ ऑफ वी। ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ ही और बोथ वी और बोथ ऑफ अस। ही इज़ टॉलर देन बोथ ऑफ अस आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे भी देन का वर्ड यूज़ हो जाएगा, देन और बोथ जैसे वर्ड्स, देन बोथ, ये याद रखना है, देन एंड बोथ यूज़ हो जाए तो फिर उस सेंटेंस में भी हम अपने प्रोनाउन जो भी दोनों गिवन हैं उनमें से ऑब्जेक्टिव वाला जो प्रोनाउन है वो यूज़ करते हैं सेंटेंस में। फोर्थ हमारे पास सेंटेंस है, ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ देम और ऑल ऑफ दे। ही इज़ काइंडर देन ऑल ऑफ देम और ऑल ऑफ दे। तो यहाँ पे भी आप देखें कि देन का वर्ड यूज़ हो गया, तो देन का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा तो वहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव वाला केस लेंगे, मीन के यहाँ पे दे यूज़ नहीं होगा, दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन के देम यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है नंबर 5, ही आस्क्ड आई और ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। ही आस्क्ड आई आएगा या ही आस्क्ड मी आएगा, मी आएगा यहाँ पे, ये तो सिंपल सा है, ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। सेंटेंस नंबर 6 है, यूअर और यूअर्स, यहाँ पे दोनों यूअर्स लिखे हुए हैं, यूअर्स और यूअर्स सिंसियरली। तो हमेशा ये यूअर्स जो है एपोस्ट्रॉफी के बगैर वाला, ये वाला करेक्ट होता है, इसमें आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करेंगे यूअर्स सिंसियरली में, तो ये करेक्ट होगा। सेवन्थ सेंटेंस है, अ गर्ल्स बुक। तो गर्ल्स में भी आप देखें तो एक गर्ल है जिसमें एपोस्ट्रॉफी के बाद ऐसे और दूसरे में गर्ल्स लिखा हुआ है, तो गर्ल्स जो है ये तो प्लूरल हो जाएगा ना गर्ल का, तो गर्ल्स नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, GIRL और फिर आगे एपोस्ट्रॉफी और फिर S यूज़ होगा। तो गर्ल्स बुक यहाँ पे पोजेशन को शो करने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे और फिर आगे उस वो चीज़ आ जाएगी जिसके लिए पोजेशन शो की जा रही है, तो यहाँ पे GIRL एपोस्ट्रॉफी S यूज़ होगा। सेंटेंस नंबर 8 है, वुमेन्स ड्रेस। तो वोमेंस में आपके पास एपोस्ट्रॉफी वाला ठीक है या दूसरा वोमेन ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ठीक है क्योंकि ये प्लूरल है वोमेन। तो वैसे याद रखना है कि प्लूरल बनाने के लिए कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उनको वाहिद से जमा बनाने के लिए, मीन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जस्ट उनके साथ SJES का इजाफा किया जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि उनके स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो पेन है सिंगुलर और इसका प्लूरल है पेन्स,
ठीक है। तो ये रेगुलर हैं, रेगुलर नाउन है। और वुमेन है, अगर वुमेन, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वुमेन कर देते हैं, MEN। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेंज हुए हैं, ए को हमने ई में चेंज किया है, ठीक है। तो ये इरेगुलर नाउन्स होते हैं। तो इरेगुलर नाउन्स जो है ना, उनके साथ हमेशा आपने एपोस्ट्रॉफी एस लिखना होता है, तो वो पोजेशन को शो करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो वुमेन्स है वो ठीक होगा। सही है। आगे देखते हैं नंबर 9 सेंटेंस देखें तो किड्स पोइट्री है। किड्स जो है ये साइंटिस्ट का नेम, सॉरी साइंटिस्ट नहीं है, ये एक पर्सन का नेम है। तो इसमें आपके पास दो तरह से इसको लिखा हुआ है, एक में जस्ट एपोस्ट्रॉफी ऐड किया हुआ है और दूसरे में एपोस्ट्रॉफी के बाद एस भी ऐड किया हुआ है। तो ये दोनों केसेस ही ठीक हैं। किसी पर्सन के नेम में अगर पहले से एस मौजूद है तो जस्ट उसके आगे एपोस्ट्रॉफी ऐड कर दें, फिर भी ठीक है पोजेशन के लिए, या फिर हम एपोस्ट्रॉफी एस भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास नंबर 10 सेंटेंस है 2 डेज़ हॉलीडेज़। तो 2 डेज़ हॉलीडेज़ जो है ये करेक्ट है या ये इनकरेक्ट है? ये हमारे पास करेक्ट आएगा, 2 डेज़ हॉलीडेज़। तो ये ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। सही है। नेक्स्ट नंबर 11 है अली तलहा एंड साद्स हाउस, और दूसरा स्लैश के आगे लिखा हुआ है अलीज तलहाज एंड साद्स हाउस। तो ये दोनों इन सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस ठीक है, फर्स्ट वाला यानी कि ये वाला स्लैश से पहले वाला, या स्लैश के बाद वाला? तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों सेंटेंसेस ही ठीक हैं, जस्ट इनके मीनिंग्स चेंज हैं। जो पहले वाला है जिसमें 3 लोगों के नाम लिखे हुए हैं और आखिरी नाम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस डाला हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पोजेशन जस्ट लास्ट वाले पर्सन की शो हो रही, नहीं सॉरी, यहाँ पे पोजेशन सब की शो हो रही है एक घर के लिए, ठीक है। अली तलहा एंड साद्स हाउस मीन के तीनों का इकट्ठा घर है, अली तलहा और साद का घर, ठीक है। मीन तीनों एक ही घर में रहते हैं, तीनों का इकट्ठा एक ही घर है। लेकिन दूसरा सेंटेंस जो है हमारे पास अली तलहाज एंड साद्स हाउस, तो यहाँ पे सबका अलग-अलग घर है, मीन तीनों के अलग-अलग घर हैं, 3 घर हैं। उस अली का भी घर, तलहा का भी घर और साद का भी घर। तो दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं, जस्ट इनके मीनिंग्स चेंज हैं। नंबर 12 है ही गॉट हॉलीडेज़ ऑफ अ मंथ। ये वाला ठीक होगा या अ मंथ्स हॉलीडेज़, ही गॉट अ मंथ्स हॉलीडेज़। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास जो है ना ही गॉट हॉलीडेज़ ऑफ अ मंथ, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास टाइम स्पेस या वेट की बात होती है तो हम वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अ मंथ्स हॉलीडेज़ जो है ये ठीक होगा, अ मंथ्स हॉलीडेज़। ये एपोस्ट्रॉफी एस वाला जो है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना, मंथ्स। तो इस वजह से हमेशा टाइम जहाँ पे यूज़ हुआ है तो वहाँ पे टाइम के साथ एपोस्ट्रॉफी एस ऐड हुआ हुआ है, तो वो वाला सेंटेंस आपके पास करेक्ट होगा। जैसे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पेपर देते हैं तो वहाँ पे MCQs में ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी हैं, तो इंशाल्लाह ताला इंग्लिश में आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। नंबर 13 आई मेट हर एट माई अंकल्स। तो इसमें आप देखें यहाँ पे आपको एक और रूल समझ में आ रहा है कि जो होते हैं ना ये हमारे पास प्रोनाउंस, जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हम अंकल के साथ एपोस्ट्रॉफी एस ऐड कर देते हैं, अगर इसी तरह किसी पर्सन के नेम के आगे एपोस्ट्रॉफी एस ऐड किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बात तो आधी लिखी हुई है लेकिन हमें सारे पढ़ने वाले को सारी बात समझ आ जाती है। आई मेट हर एट माई अंकल्स का मतलब है कि मैं उसे अपने अंकल के घर पर मिली, ठीक है। तो अंकल का घर हमने नहीं लिखा, अंकल्स हाउस नहीं लिखा या अंकल्स होम नहीं लिखा, लेकिन ये एक सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे अंकल के आगे पोजेशन यूज़ हो गई ना एपोस्ट्रॉफी एस, तो अंकल्स मीन के अंकल्स हाउस। नंबर 14 आई विल मीट यू एट द टेलर्स। तो ये भी ठीक है, यहाँ पे टेलर्स शॉप लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो टेलर से ही हमें पता चल गया है कि मैं आपको दर्जी की दुकान पर मिलूँगी। नंबर 15 फॉर पीसेस और फॉर पीस सेक, ये जो दो हैं फॉर पीसेस सेक और फॉर पीस सेक, तो इसमें आपने याद रखना है कि पीसेस में सीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, आवाज़ जो है वो रिपीट हो रही है, तो इस वजह से यहाँ पे ये ठीक नहीं होगा, बल्कि फॉर पीस सीक वाला पीस सेक वाला ठीक होगा, जहाँ पे जस्ट एपोस्ट्रॉफी है वहाँ पे एस ऐड नहीं किया हुआ। नंबर 16 लेग्स ऑफ द टेबल ठीक होगा या टेबल्स लेग्स? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास टेबल्स लेग्स ठीक है, क्योंकि ये जो है ना आपके पास बेजान चीज़ों के लिए हम बल्कि यहाँ पे आपने याद रखना है, जस्ट अ मिनट,
यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट सेंटेंस है वो है लेग्स ऑफ द टेबल। मीन कि टेबल जो है ये बेजान चीज़ है, तो बेजान चीज़ों के लिए हम ये एपोस्ट्रॉफी एस वाला रूल यूज़ नहीं करते, बल्कि वहाँ पे हम ऑफ लगाना पसंद करते हैं। मीन कि ऑफ का मतलब भी का की के वगैरह होता है, और एपोस्ट्रॉफी एस लगा दें तो इसका मतलब भी का की के बनता है। ठीक है, कहीं पे का बनेगा, कहीं पे की और कहीं पे के। तो यहाँ पे बेजान चीज़ों के लिए हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ये ठीक है आपके पास। 17 हीट ऑफ द सन और सन्स हीट। तो यहाँ पे आप फिर बेजान चीज़ है तो हीट ऑफ द सन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। ईदर ऑफ 5 बॉयज़ रिटन अ स्टोरी। तो ये आपके पास करेक्ट है या फॉल्स है। तो आपने ये याद रखना है कि ईदर जो वर्ड है, ईदर जहाँ कहीं भी आ जाए, ये हमेशा दो या एक चीज़ मतलब दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा, दो से ज़्यादा के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। तो ये सेंटेंस आपके पास फॉल्स है। ईदर ऑफ द 5 आ गया ना, तो 5 बॉयज़ के लिए तो ये यूज़ ही नहीं हो सकता। ईदर का वर्ड जो है वो दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, तो इस वजह से ये सेंटेंस ठीक नहीं है। ईदर ऑफ 2 बॉयज़ होता तो फिर ये सेंटेंस ठीक होता। क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 19, एनी ऑफ 2 गर्ल्स हैज़ डन दिस। एनी ऑफ 2 गर्ल्स, एनी जो वर्ड है ना ये दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे 2 आ गया तो इसलिए ये सेंटेंस भी ठीक नहीं है। नीदर ऑफ 5 बॉयज़ हैव गॉन। नीदर ऑफ 5 बॉयज़, तो नीदर जो वर्ड है ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दो से ज़्यादा के लिए नहीं इस्तेमाल हो सकता। तो इस वजह से यहाँ पे 5 आ गया, तो ये सेंटेंस भी आपके पास फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। नन ऑफ 2 गर्ल्स हैव गॉन। तो नन जो वर्ड है ये हमारे पास दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, इस वजह से ये भी फॉल्स है, ये भी ठीक नहीं है। द 3 ब्रदर्स हेटेड ईच अदर। तो द 3 ब्रदर्स हेटेड ईच अदर जो है ना ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 3 ब्रदर्स आ गया, तो इस वजह से ये भी सेंटेंस हमारे पास रॉन्ग है। इसमें अगर 2 ब्रदर्स होता तो फिर, या 2 होता ही ना, द ब्रदर्स हेटेड ईच अदर होता तो फिर भी हमारे पास ठीक होता। 23 बोथ सिस्टर्स शुड लव वन अनदर। तो बोथ यहाँ पे आ गया, बोथ मतलब दोनों। तो बोथ का बोथ जो है ना यहाँ पे ना आता तो फिर तो ये ठीक होता, क्योंकि वन अनदर जो है ना वो आपके पास दो से ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होने वाला वर्ड है। तो जहाँ पे वन अनदर आ जाएगा वहाँ पे बोथ या टू जैसा कोई वर्ड यूज़ हो जाए तो फिर वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग था, रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इन सारे सेंटेंसेस को लिखना है, और ये जो जिनमें आपको दो दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आई मी का ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पे वी अस का दिया हुआ है, आई मी का दिया हुआ है, तो उनका करेक्ट लिखना है अंदर। जो ठीक फॉर्म है दूसरी को आपने स्किप कर देना है, या फिर दोनों लिख के जो ठीक है उसको टिक करके और फिर वो होमवर्क मुझे सबमिट करवाना है। और जो ट्रू फॉल्स थे इसमें, तो उनमें भी उनके आगे ट्रू है तो ट्रू कर देना है, फॉल्स है तो वो आपने मुझे रीज़न के साथ बताना है, और उसके नीचे जो दुरुस्त जुमला बनेगा वो भी बना के लिख के और फिर मुझे चेक करवाना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क होगा, इसकी प्रैक्टिस करें। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह हाफ़िज़।